गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम आज न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक के साथ इस क्लास में हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट में हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के पिछले जो 4 लेक्चर हमारे हुए हैं उनमें हमने पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक मोमेंट्स की जो क्वाड्रपोल मोमेंट्स है उसको हम सीधे डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए पहले हमें इलेक्ट्रिक मोमेंट्स को डिफाइन करना होगा। उनको हमें देखना होगा कि कौन कौन से जो इलेक्ट्रिक मोमेंट्स किसी भी न्यूक्लियस में होते हैं वो क्या है। तो इसकी शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले ये मानते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर यहाँ पर जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो मान ली रो आर, ठीक है। अब हम किसी भी एक वॉल्यूम एलिमेंट को लेते हैं जिसका जो वॉल्यूम है वो हम इनफाइनाइट सिंबल स्मॉल लेते हैं, यानी कि अनंत सूक्ष्म लेते हैं। और इस वॉल्यूम एलिमेंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, मूल बिंदु से, ये आर वेक्टर आर दूरी पर है, स्मॉल आर। और हम मान लीजिए किसी बिंदु ए पर जो कि मूल बिंदु ओरिजिन ओ से कैपिटल आर दूरी पर स्थित है, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है जेड एक्सिस पर, ठीक है, आउटसाइड द न्यूक्लियस है। तो उस पर हमें इस वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से जो भी वहां पर पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमें ज्ञात करना है। अब मान लीजिए कि ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है ये ए बिंदु से है डिस्टेंस वेक्टर ए पर, ठीक है। तो ये हमारे डायग्राम को हमने समझा दिया है। और आर और कैपिटल आर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो अब जो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, वॉल्यूम एलिमेंट है, इसके अंदर जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू रो आर डीवी के बराबर। और इस वॉल्यूम एलिमेंट के कारण जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 के द्वारा हमने दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन रो आर अपॉन ए डीवी, ठीक है। जहां पर एप्सिलॉन जो है वो किसी भी माध्यम की, जो भी हम माध्यम ले रहे हैं उसकी परमिटिविटी को बताता है। अब हम आगे इसी को जनरलाइज कर देते हैं कि अगर एक वॉल्यूम एलिमेंट के कारण डी फाई है तो टोटल पोटेंशियल जो है किसी भी न्यूक्लियस के कारण, तो उसमें हम क्या करेंगे कि पूरा जो चार्ज है वो इंटीग्रल हो जाएगा और एक्सटर्नल बिंदु पर जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा हम इंटीग्रल करके निकाल सकते हैं ड्यू टू द एंटायर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, संपूर्ण जो भी हमारे पास नाभिक का आवेश है उसके कारण। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो तीनों वेक्टर्स थे उनमें हम वेक्टर ट्राइंगल जो फॉर्मूला है हमारे पास उससे, यहां पर देखिए ट्राइंगल से हमने ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। यहां पर इस इक्वेशन से इनके आर और कैपिटल आर के बीच में जो एंगल था वो थीटा था। तो ए का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा 1/a की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसमें -1/2 करते हुए हम यहाँ इस तरीके से इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम देखें तो अगर कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर है, ठीक है, कि नाभिक जो है वो
उसका खुद का जो डायमीटर है वो बहुत ही कम होता है, तो स्मॉल आर उसके अंदर हम एक वॉल्यूम एलिमेंट मान रहे हैं, तो इसका मतलब आर और भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एक्सटर्नल पॉइंट की जो ओरिजिन से दूरी है उसके कंपैरेटिव हम उसको बहुत छोटा ले रहे हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है उसमें हम बायनोमियल एक्सपेंशन जब इसका करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक ये जो पूरी टर्म है इसको हमने एक तरीके से x मान करके इस बायनोमियल एक्सपेंशन को लिखा है, देखिए आप। और बायनोमियल एक्सपेंशन के बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाती है। अब इक्वेशन नंबर जो 4 है उसमें हम इक्वेशन 2 में हम इसे यूज करेंगे, तो हमारे पास देखिए इस तरीके से टर्म्स मिल जाती हैं, ठीक है। 1/a की जो वैल्यू थी वो इक्वेशन नंबर 2 में हमने रखी है, तो हमें इक्वेशन नंबर 5 मिल गई। अब यहाँ पर देखिए जो हर टर्म है इसको अब हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं हर एक टर्म को। तो अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने P0 लिखा, सेकेंड टर्म को P1 लिखा और थर्ड टर्म को P2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इन टर्म्स को जब हम P0, P1, P2 एंड फर्दर मोर जो उनसे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 7 में, इस तरीके से। और फिर इसको हम क्या करेंगे कि अब इसमें देखिए हमने जो ये रिप्लेस किया है इस इक्वेशन में, जो फर्स्ट टर्म है वो तो बताता है एक पॉइंट चार्ज यानी मोनोपोल के द्वारा जो पोटेंशियल होगा उस एक्सटर्नल पॉइंट पर उसको बता रहा है। सेकेंड टर्म जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू बता रहा है ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट अलोंग द जेड एक्सिस। थर्ड टर्म जो है वो पोटेंशियल बता रहा है ड्यू टू द क्वाड्रपोल मोमेंट अलोंग द जेड एक्सिस। और इसी तरीके से जो आगे की जो टर्म्स हैं वो हमें आगे बताती चली जाएंगी। तो ये P1, P0, P1, P2 ये क्या कहलाएंगे, मोनोपोल, डाइपोल एंड क्वाड्रोपोल, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो होता है P1 इज इक्वल टू 0 फॉर दी ऑल न्यूक्लियर्स, क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो है उसमें 0 होता है। इसके साथ ही जो नॉन डिजनरेट एक्साइटेड स्टेट्स है उनके लिए भी 0 होता है। तो इस तरीके से अब हमारे पास क्या बचा, केवल P2। तो अब हमें जो हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना चाह रहे थे वो अब जाके आई है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है जब हम उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं एट द एक्सटर्नल पॉइंट, तो हमें जो उस पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है उसमें हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोल्स को बताती हैं। फर्स्ट टर्म मोनोपोल को, सेकेंड डाइपोल को, थर्ड क्वाड्रोपोल को, और जिसमें कि जो सेकेंड टर्म है वो तो 0 रहेगी, ठीक है। मोनोपोल को तो क्यू आर इज इक्वल टू उसमें जेड ई हो जाएगा, और जो थर्ड टर्म थी वो क्वाड्रपोल थी। अब क्वाड्रपोल जो ये टर्म हमें मिली है इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या इस पे इफेक्ट है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, तो इन्हीं को ही सबको हम स्टडी करेंगे अब आगे। तो अब देखिए कि क्वाड्रपोल मोमेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो डिफाइन के लिए डेफिनेशन वही है कि अगर मान लीजिए किसी भी चार्ज डेंसिटी रो आर के न्यूक्लियोइड में जो क्वाड्रपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से इक्वेशन नंबर 8 के द्वारा हमने लिखी है। सिंपल है, जो हमने वहां पर लिखी थी वही है डिक्टो, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं तो उसमें चार्ज पार्टिकल कौन से, प्रोटॉन है, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोटॉन्स के कारण होगा। और प्रोटॉन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन पर ये डिपेंड करेगा, क्योंकि जेड और आर जो है ये इसका मतलब अलग अलग जो प्रोटॉन्स होंगे उनकी पोजीशन पर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए किसी ith के लिए xi yi zi है, तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं इस तरीके से इक्वेशन नंबर 9 के द्वारा, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया कि जो क्वाड्रपोल मोमेंट है न्यूक्लियस का वो उसकी जो चार्जेस की सिमेट्री है, सममितता है, उस पर डिपेंड करता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि क्वाड्रपोल मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, उनकी सिमेट्री पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 9 है इसके आधार पर हम 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सपोज कर सकते हैं कि 3 तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। फर्स्ट जो है हमारे पास स्फेरिकल है,
सेकंड वाली जो है वो प्रोलेट है एंड थर्ड वाली को हम ऑबलेट पोजीशन है। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे कि भाई ये हमारे पास केसेस है। अब इस तरीके से जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हम क्या ले रहे हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिक पोजीशन ले रहे हैं। अब स्फेरिकल सिमेट्रिक में क्या होगा कि r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि 3z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इस बात को हम दोनों ही तरीके से कह सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि स्फेरिकल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए क्वाड्रुपल मोमेंट 0 होता है, तो दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जिन न्यूक्लियाइज के लिए क्वाड्रुपल मोमेंट 0 होगा तो वो कैसी सिमेट्रिक रखेंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे। ठीक है, सेकेंड केस में जिसमें कि हम ले रहे हैं कि स्ट्रेच अलोंग दी एक्स एक्सिस, यानी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स जेड एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच है, तो उस कंडीशन में 3z स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएंगे प्रोलेट स्फेरोलाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड केस में क्या होगा कि स्ट्रेच है बट परपेंडिकुलर टू दी जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस में ना होकर के उसके परपेंडिकुलर स्ट्रेच है, तो उसमें 3z स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर हो जाएगा और q इज लेस देन आर 0 हो जाएगा। और इस तरीके के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहते हैं ऑबलेट स्फेरोइडल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तीनों ही कंडीशंस हैं जिन पर कि हमने देख लिया कि न्यूक्लियर का जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट है उसकी वैल्यूज अलग अलग होने पर किस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसमें मिलेगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्वाड्रुपल मोमेंट निकाला है, तो आप क्वाड्रुपल मोमेंट अगर किसी भी न्यूक्लियाई का आपको पता है तो आप उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बता सकते हैं कि अगर लेस देन 0 है तो ऑबलेट होगा, ग्रेटर देन 0 है तो प्रोलेट होगा, 0 है तो स्फेरिकल होगा। ठीक है, तो अब इन सारी स्टडी को करने के बाद जो इसके क्वाड्रुपल मोमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आते हैं वो ये हैं कि एक तो जो क्वाड्रुपल मोमेंट की वैल्यू है वो जनरली इंक्रीज होती है जेड और पी, यानी कि न्यूक्लियस की संख्या के साथ, की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्वाड्रुपल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, दूसरा कि मैजिक नंबर्स, कि जो ये मैजिक नंबर है 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126 पर जो क्वाड्रुपल मोमेंट है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब कि मैजिक नंबर वाले जो न्यूक्लियाइज हैं उनके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक मिलता है। तीसरा कि क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, यानी जिनके लिए ए की वैल्यू 150 to 190 या ग्रेटर देन 220 है, तो उनका जो क्यू है क्वाड्रुपल मोमेंट की वैल्यू है वो ज्यादा हमें मिलती है। ठीक है, और जो किसको शो कर रहे हैं, इसके एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो क्वाड्रुपल मोमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, हमें ज्यादा बढ़ी हुई मिलती है, तो जिसकी जो उसकी एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट कंक्लूजन था वो ये है कि हैवी न्यूक्लियाइज जो है बिटवीन टू मैजिक नंबर्स। अब टू मैजिक नंबर मतलब ये हो गया कि स्फीयर से शुरू करेंगे, स्फीयर पर, तो उनके बीच में जो एक प्रोबेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके के हो सकते हैं कि एक स्फीयर जो है वो पहले ऑबलेट होगा, फिर स्फीयर में कन्वर्ट होगा, फिर प्रोलेट, हाइपरलेट, प्रोलेट एंड स्फीयर। तो ये जो है एक सीक्वेंस अपन मान सकते हैं कि अगर एक मैजिक नंबर से दूसरे मैजिक नंबर पर हम जा रहे हैं तो उनके बीच में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लगभग इस तरीके का होगा। ठीक है, अब हमने सब चीजें पढ़ ली, क्वाड्रुपल मोमेंट के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, किस तरीके से निकालेंगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके कंक्लूजन्स भी हमने पढ़ लिए, लेकिन इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यानी हमने इस पूरे क्वाड्रुपल मोमेंट के टॉपिक को इतना ज्यादा क्यों हमने स्टडी किया है, तो उसकी जो मेन इसके पीछे एक रीजन यही है कि जो न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट है वो किसी भी न्यूक्लियस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एसिमेट्रिटी जो वैल्यू है उसको बताता है कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिक है तो 0 है,
जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वो सिमेट्री क्या होती चल जाएगी, खत्म होती चल जाएगी और एसिमेट्रिक वैल्यू जो होंगी वो बढ़ती चल जाएंगी, यानी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाएगा। तो यही इसकी सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फिजिकल इंपॉर्टेंस यही है कि जो क्वाड्रुपल मोमेंट है वो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की जो उसकी एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। ठीक है, अब हमने आगे कुछ स्टडी की, उसमें हमें ये पता लगा कि जिन न्यूक्लियस के लिए जे की वैल्यू 1/2 यानी हाफ से ज्यादा होती है तो वो जो न्यूक्लियाइज है उनमें नॉट सिमेट्रिकल होते हैं यानी एसिमेट्रिक होते हैं। और ये जो ऐसे जो न्यूक्लियाई होंगे उनमें ऑब्वियस है प्रोलेट या ऑवलेट दोनों तरीके से का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल सकता है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो लगभग 20% से कम होता है, यानी कि नॉट मोर देन 20%, तो उनके बीच में 20% होता है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो यही खत्म होता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर फिर भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर मुझे पर्सनली कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार आप इस डेरिवेशन को अपने हाथ से जरूर करने की कोशिश करें और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। सो थैंक यू।